हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने ये दो चीज़ें प्रूव करी थी कि जो वोल्टेज और आई का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है R इज़ इक्वल्स टू 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, इतना हमने पिछले लेक्चर में प्रूव कर लिया था। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टर। क्या कहते हैं हम इस कांस्टेंट को? रेजिस्टर। ठीक है, और ये जो V अपॉन आई इज़ कांस्टेंट या फिर V इज़ प्रोपोर्शनल टू I है, ये हमारा ओम्स लॉ है। तो ठीक है, प्रीवियसली हमने क्या किया? ओम्स लॉ को प्रूव किया। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम रेजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, बैटरी के बारे में बच्चों मैंने अभी तक आपको बस इतना बताया है कि इट इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बैटरी के बारे में भी बता देती हूँ। मुझे लगता है आपको पता होंगी। देखो, ये जो होता है ये आपका हायर पोटेंशियल होता है, ये आपका लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक है, हायर पोटेंशियल की वैल्यू V या फिर जो भी दी होगी और ये लोअर पोटेंशियल हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो जब भी आप पोटेंशियल लेते हो या फिर V लेते हो बैटरी के केस में, तो आपने हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस लिया है। क्या लिया है आपने? हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये जो आपका V है, ये V और ज़ीरो जो हम V इन जनरल लिख रहे हैं, प्रीवियसली भी जो हमने ये V लिया है, ये पोटेंशियल ना हो के ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ बच्चों, अगर मानो ये और ये, जैसे हमने बैटरी को क्या बोला? सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये क्या है? ये आपका कंज्यूमर है एनर्जी का। ये जो होता है ये कंजम्पशन करता है एनर्जी का। क्या करता है? कंजम्पशन, कंज्यूम द एनर्जी। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी की जगह लिखो कंज्यूम द एनर्जी, और टेक्स द एनर्जी, और रिसीवर ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप लोगों को याद होगा कि हम अगर किसी भी उसको आप कनेक्ट करते हो बैटरी से, कई बार आपने बल्ब कनेक्ट किया या फिर कुछ कनेक्ट किया, तो वो बेसिकली क्या होता है? वो एज अ रेजिस्टर ही काम करते हैं, क्योंकि वो जो एनर्जी होती है बैटरी की, उसे क्या करते हैं? वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप सबको? चलो, अब देखो, मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है? हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। अगर यहाँ पे हमारा पोटेंशियल V1 है और इधर पोटेंशियल हमारा V2 है, ठीक है, तो हमें पता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड V1 से V2 की तरफ जा रही है, तो V1 इज़ ग्रेटर देन V2। ठीक है, बट इन जनरल हम क्या मानते हैं? V2 को 0 मान लेते हैं। ठीक है, टेक V2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो V1 और V1 को हम ले लेंगे V। ओके, सो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है वो क्या आ जाता है? V। ठीक है, अब क्या होता है? देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखो कि जैसे ये क्या करता है, अगर आपने कई बार एग्जाम्पल देखे होंगे ऐसे कि मान लो ये है, यहाँ से आप पानी भेजो, यहाँ से हमारा पानी आ रहा है। ठीक है, अब क्या है? ये क्या कर रहा है? या जैसे ये ना एक तरह से ऐसे रस्सी बांध दो, ये पाइप था, ऐसे हमने यहाँ पे रस्सी बांधी, तो पानी को जाने में दिक्कत होगी ना। ठीक है, वही जो होता है ना, वही काम रेजिस्टर करता है। किसके साथ? करंट के साथ। करंट ऐसे आता है, वो एकदम करंट के कंजम्पशन को रोकता है, एकदम ऐसे रस्सी की तरह बन जाता है। कई सारे आपने मीम्स भी देखे होंगे रेजिस्टर के लिए ऐसे बनते हुए। ठीक है, तो करंट के फ्लो को रेजिस्टर क्या कर रहा है? एकदम ऐसे रस्सी की तरह बांध रहा है ताकि कम से कम करंट फ्लो कर पाए। ठीक है, ऐसे ही वो एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, और इसका जो ये फॉर्मूला होता है वो होता है V इज़ इक्वल्स टू IR। ओके, तो ये जो फॉर्मूला हो गया ये होता है आपका V इज़ इक्वल्स टू IR। ये क्या हो गया आपका? ओम्स लॉ। ये क्या है हमारा? ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ में क्या बोलोगे? फॉर अ जनरल सिचुएशन वोल्टेज क्या होता है? वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है वो आपका रेजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की जो R होता है, R की यूनिट होती है ओम। ओके, और यहाँ पे जो आपका V होता है वो क्या होता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ओके,
चलो बच्चों, अब पढ़ते हैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। ठीक है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जो लॉ है ये वैलिड होता है एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। ठीक है, उसमें आपका जो वोल्टेज या करंट होता है वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, हेयर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड R इज़ द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल। ठीक है, ठीक है, हेयर R इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। SI यूनिट क्या होती है? ओम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कैपिटल ओमेगा से। ठीक है, अब क्या होता है R की, अगर आप ये फॉर्मूला देखो, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, जहाँ आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है। और मैं पूछूँ आर किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज और करंट पे। बच्चों हमेशा याद रखना, इस फॉर्मूले में आपको लगता है कि आर जो है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहा है, बट एक्चुअल में जो आर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे और उसकी डायमेंशन पे, कि जो डायमेंशन ऑफ कंडक्टर है उस पे। अब कैसे ये डिपेंडेंसी होती है, चलो समझते हैं। अच्छा, इस डिपेंडेंसी को समझने से पहले ओम्स लॉ पे एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल है x, ये हमारा है 10 वोल्ट, इधर से हमारा करंट आ रहा है 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 एम्पियर। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं क्या है। अब देखो इधर से करंट आ रहा है तो हम लेंगे 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5। अच्छा, अगर हम x माइनस 10 भी लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस वैल्यू क्या होती वो नेगेटिव आ जाती। ठीक है, 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू, ये क्या हुआ? 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 3। कैसे हुआ? देखो v इज इक्वल्स टू आई आर। v बेसिकली क्या है? v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, v1 लिया 10, v2 लिया x। ठीक है, I हमारा है 3 और R दिया हुआ है 5। ठीक है, हमने बस यहाँ पे R को नीचे भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ऐसे भी कर सकते हैं। क्या बनेगा हमारा? 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 15, सो x इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। ठीक है, वो पोटेंशियल और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, ये सवाल आप सभी को समझ आया होगा। इसमें हमारी x की वैल्यू जो आई वो क्या आई है? 5 वोल्ट। ठीक है, चलिए अब ना हम रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी समझते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर, बट ये हमें बता क्या रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड नहीं करता है V और I पे, उसकी डिपेंडेंसी तो कहीं और ही है। देखो, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस समझते हैं। सबसे पहले क्या करो? कंसिडर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर लो। ठीक है, जो आपका ओम्स लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, सारी फिजिकल कंडीशन सब सेटिस्फाई हो रही है, ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो उसकी जो लेंथ है वो L है, जैसे देखो आपने लेंथ L ले ली, ये लेंथ है। ठीक है, ऐसे लिया हमने, ये हमारा ऐसे आप बना लो, ये और ये ऐसे हो गया यहाँ से। ठीक है, ये ऐसे बन गया। ठीक है, अब क्या है? देखो बच्चों, इसकी जो लेंथ है वो L है और ये जो पार्ट है इसका जो एरिया है ये परपेंडिकुलर एरिया है, जिसकी जहाँ से करंट फ्लो करता है ना, उसके जैसे अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो ये जो एरिया होगा ये उस फ्लो के परपेंडिकुलर होगा, वो है A। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। इमेजिन प्लेसिंग द टू सच, ऐसे दो कंडक्टर को एक 1 2 हमने एक साथ ही लगा के प्लेस कर दिया। ठीक है, तो देखोगे कि इनका जो लेंथ है कॉम्बिनेशन का, इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो लेंथ हो जाएगा वो L प्लस L क्या हो गया? ये 2L हो जाएगा। ठीक है, अब देखो द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन इज सेम एज दैट फ्लोइंग थ्रू द ईदर ऑफ द स्लैब। देखो करंट जो होगा दोनों ही कॉम्बिनेशन में इक्वली फ्लो करेगा, दोनों ही कॉम्बिनेशन में, जैसे I और ये I, दोनों कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो आपका इक्वली फ्लो कर रहा है। ये सब देखो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, ऐसे हम वर्बली नहीं बोल रहे, थियोरिटिकल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, अब हमने क्या बोला? इफ़ V इज़ द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द फर्स्ट स्लैब। ठीक है, then V is also the potential difference across the end of the second slab, since the second slab is identical to the first slab and have the same current. okay, I flows through both of them। दोनों में ही तुमने क्या देखा? हमने जैसे देखो
इसका भी पोटेंशियल इन्होंने V बोला, इसका भी पोटेंशियल V बोला, क्योंकि दोनों में सेम करंट जा रहा है और दोनों ही आइडेंटिकल है, तो दोनों का वोल्टेज क्या है, V और V, ठीक है। अब तुम देखोगे इस पूरे जो कॉम्बिनेशन बन गया, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V प्लस V, है ना। तो दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया, 2V, है ना। क्या समझ में आता है, जो आपका इस कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, V अपॉन I, ठीक है। तो क्या हो गया, 2V अपॉन I। इनिशियली तुमने अगर इसका रेजिस्टेंस हमने एक का रेजिस्टेंस R माना था, ठीक है। जब दोनों को साथ में लगाया तो वोल्टेज 2V हो गया और पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आएगा वो 2R आएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होगा तो पूछिएगा। Since V upon I is equals to R, the presence of either of the slab, thus doubling the length of the conductor doubles the value of resistance। क्या हो रहा है कि अगर हम कंडक्टर की जो लेंथ है उसको डबल कर रहे हैं तो हमारी रेजिस्टेंस क्या हो रही है, रेजिस्टेंस की जो लेंथ है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो भी डबल हो जा रही है। इससे क्या समझ आता है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे के प्रोपोर्शनल है। इतना समझ आया सबको? चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। हमें रेजिस्टेंस की एक डिपेंडेंसी पता चली कि वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अब क्या है, अब इमेजिन करो ना, इमेजिन डिवाइडिंग द स्लैब बाय कटिंग इट इनटू द लेंथ वाइज। अब पहले हमने क्या किया, सेम एक जैसे को पीछे रख दिया। अभी हमने क्या किया, हमारा L था, L को आधा काट दिया, ठीक है। बट ईच हैविंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ A/2, ठीक है। हमने बोला कि देखो ऐसे काटते हैं कि जो लेंथ है वो L ही रहे, लेकिन एरिया जो हो गया वो आधा हो गया। हमने ऐसे बीच से काट दिया, एरिया A/2 हो गया। देखो समझने की कोशिश करो, ये अगर तुम्हारा स्लैब था ना तो ये मत सोचना कि हमने यहाँ से काटा, हमने बीच से ऐसे काटा ताकि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आधा हो जाए, ठीक है। तो जब तुम वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, V अपॉन I को ऐसे तुम लिखोगे R इज इक्वल्स टू, तो देखो फॉर अ गिवन वोल्टेज V अक्रॉस द स्लैब, इफ I इज द करेंट थ्रू द एंटायर स्लैब, देन क्लियरली ओके करंट फ्लोइंग ईच, अब क्या होगा, जैसे तुमने आधा आधा काट दिया तो दोनों में जो करंट हो जाएगा वो आधा आधा हो जाएगा, I/2, ठीक है। सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ द स्लैब क्या हो जाएगा, जो था ना उसका आधा हो जाएगा, हाफ स्लैब, ठीक है। तो वो तुमने बोल दिया V है, ठीक है। द सेम एज अक्रॉस द फुल स्लैब, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आया, हमने देखा, बट क्या हुआ, करंट जो हो गया दोनों में डिवाइड हो गया आधा आधा, ठीक है। जो तुम्हारा R आया ना, इसके लिए वो आया V/I/2, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा 2V/I और R क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तुमने क्रॉस सेक्शन एरिया किया आधा, रेजिस्टेंस हो गया डबल। क्या मतलब हुआ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। अब हमारे पास दो रिलेशन आ गए, R इज प्रोपोर्शनल टू L और R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दो रिलेशन आ गए। यहाँ से तुम देखोगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। अब R जो होता है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ρL/A। रो क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, RESI, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्या है ये, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है, ठीक है। अब देखो R इज इक्वल्स टू ρL/A, ओके, वेयर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी R डिपेंड्स ऑन, इसको लिखते हैं हम रो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बट नॉट ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, ओके। सो ये जो रो है, रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। रो क्या हो गया, रो इज इक्वल्स टू RA/L, ठीक है। इसकी यूनिट जब देखोगे तो वो आती है ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर इसकी यूनिट हो गई। चलो बच्चों, अब देखो एक और चीज़ हम समझते हैं, क्या होता है करंट डेंसिटी, ठीक है। हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। अभी जैसे बच्चों करंट डेंसिटी नहीं इतना अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे हम करंट डेंसिटी का बस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू IR है, R को क्या लिख दिया, ρL/A, ठीक है। I/A, देखो ये ρL है बच्चों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये कैपिटल I दिख गया तो ये, अच्छा ये I है,
ठीक है। v इज इक्वल्स टू ये हमारा i ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आई रो एल बाई ए, आर की जगह रो एल बाई ए सब्सटीट्यूट किया, ठीक है। अब तो हमने बोला कि आई बाई ए क्या है, करंट पर यूनिट एरिया। मान लो कोई एरिया दिया है, उसमें तुम्हारा कितना करंट है, ठीक है। आई बाई ए क्या हुआ, करंट पर यूनिट एरिया, उसे हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि वो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। अब क्या होता है, देखो बच्चों, करंट डेंसिटी को हम इंट्रोड्यूस इसलिए करते हैं क्योंकि करंट एक स्केलर या टेंसर क्वांटिटी होता है, ठीक है। बट हमें कभी कभी कुछ वेक्टर चीज़ों के लिए, कुछ समझने के लिए, कभी कभी ऐसा अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या कभी भी वेक्टर आपको निकालना होगा, तब उन केसेस में हम करंट डेंसिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने एक क्वांटिटी करंट डेंसिटी बनाई जो कि वेक्टर हो, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है, ओके। तो हमें पता है, अभी हमने यूज़ किया था, ठीक है, E इज इक्वल्स टू वी बाई एल, और V निकालोगे तो क्या आ जाएगा, E बाई एल। यहाँ पे तुम क्या करो, I बाई ए की जगह करंट डेंसिटी पुट करो, जिसको तुम बोलोगे J, ठीक है। तो V, और देखो सबसे पहले तो हमारा क्या है, देखो ये जो फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल्स टू I बाई ए को हम J पुट करेंगे इंटू रो एल। अब बच्चों क्या करो, इस एल को नीचे भेज दो, इसको कर दो V बाई एल इज इक्वल्स टू, इसको J लिख दो, J करंट डेंसिटी इंटू रो, ठीक है। अब क्या करो बच्चों, एक चीज़ ना बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, V बाई एल तुम्हारा हो जाएगा E, ठीक है, और J इंटू रो। अब ये देखो, ये फॉर्मूला सेम आ गया, E इज इक्वल्स टू जे रो। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, E इज इक्वल्स टू J अपॉन सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है तुम्हारा कंडक्टिविटी। क्या होगा सिग्मा, कंडक्टिविटी, ठीक है। सिग्मा हुआ कंडक्टिविटी, जो होता है 1 अपॉन रो, उसकी रो की जगह तुमने सिग्मा लिख दिया, ठीक है। और J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, ठीक है। ये हमारा जो ओम्स लॉ है ये हर जगह वैलिड है, ठीक है। ये एक तरह से हम बोल देते हैं कभी कभी, ये भी हमारी एक ओम्स लॉ की फॉर्म है। कुछ लोग तो इवन इतना भी बोल देते हैं कि यही हमारी ओम्स लॉ की रियल फॉर्म है, पुरानी वाली नहीं होती। लेकिन देखो, दोनों ही ओम्स लॉ के फॉर्म है, तुम एक से दूसरा निकाल सकते हो। ये देखो, अब इसमें दिया हुआ है कुछ पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। द सरफेस शुड बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, कई बार सुन चुके हैं ये आप मेरे मुंह से। और करंट डेंसिटी इज वेक्टर हुज डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये भी चीज़ मैंने आपको समझा दी है। अब देखो, करंट डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे अब ऐसा कुछ आपके लिए बचा नहीं है इसमें। देखो, करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, करंट की डायरेक्शन में। करंट अगर ऐसे जा रहा है, इसी डायरेक्शन में आपकी करंट डेंसिटी भी होगी। इलेक्ट्रॉन अपोजिट होंगे, पॉजिट्रॉन करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है बच्चों। अब अगर इस पॉइंट P पे आपको करंट डेंसिटी निकालनी है, तो इस पर एक एरिया ले लोगे जिससे आप डेल्टा S बोलोगे। करंट की वैल्यू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T ली हमने। देखो, एरिया अगर आपने किसी भी एंगल थीटा पे होगा तो आप उसका, देखो ऐसा एरिया है, आपने इसका कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट ले लिया, अलोंग वाला जो भी एंगल बना रहा होगा ये परपेंडिकुलर से या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट से, उससे आप एक कॉम्पोनेंट अपना, हमने ये थीटा ले लिया और ये लिखा अपना डेल्टा S कॉस थीटा, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये तो शायद आपको विजिबल नहीं होगा, मैं आगे लिख दूंगी। J इज इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा S, ठीक है। करंट डेंसिटी जो होती है, ठीक है, करंट डेंसिटी एट द पॉइंट P इज इक्वल्स टू J इज इक्वल्स टू लिमिट, ठीक है, जिसमें डेल्टा S ना बहुत ही छोटी होती है क्वांटिटी, ठीक है। डेल्टा S ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 इंटू डेल्टा आई इज इक्वल टू को हटाओ अपॉन डेल्टा S, ठीक है। इसलिए इसको तुम लिख देते हो DI अपॉन DS, ठीक है। कुछ डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, सब क्लियर हो रहा होगा। अब बच्चों क्या करना है हमें, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है।
करंट डेंसिटी सबको समझ आई होगी अच्छे से। फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं, J इज इक्वल्स टू DI/DS, ठीक है, जहाँ S क्या है आपका सरफेस एरिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें एक सवाल दिया है, इस क्वेश्चन को करके हम अपना इस सेशन को एंड करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन बीम, एक मिनट बच्चों, हाँ, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज़ एन एपरेचर ऑफ 1.0 mm²। ओके, एस जो हमारा एरिया है वो क्या है 1.0 mm², ठीक है। A total of 6.0 into 10 to the power 16 electrons go through any perpendicular cross section per second। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं एक सेकेंड में, 6.0 इंटू 10 टू द पावर 16। देख पा रहे हैं कितना बड़ा नंबर है ये। एनी परपेंडिकुलर, ठीक है, फाइंड द करंट। सबसे पहले तो हमें निकालना है आई, उसके बाद हमें जे निकालना है, ठीक है। आई निकल आएगा तो जे बहुत आसानी से निकल आएगा। बच्चों एक चीज़ याद रखना, हमने फॉर्मूला पढ़ा है आई इज इक्वल्स टू dQ/dt, बट ये वैलिड तब होता है जब आपका Q या I दोनों में से कोई भी टाइम पे डिपेंड कर रहा हो। जब दोनों में से कोई भी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा और एक कांस्टेंट वैल्यू होगी तो I इज इक्वल्स टू Q/T और J इज इक्वल्स टू I/S या फिर I/A भी बोल सकते हैं। A भी सरफेस एरिया को हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। I इज इक्वल्स टू, अब क्या है, नंबर दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। अगर आपको याद होगा Q इज इक्वल्स टू एनी टोटल नंबर ऑफ चार्ज, अगर हमें चार्ज निकालने हो किसी भी बॉडी में तो हम Q इज इक्वल्स टू एनी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू 1, ये क्या दिया हुआ है हमें 6.0 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू 1.6। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अच्छा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन लेना मत भूलना है यहाँ पे। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम, ठीक है। तो आपका जो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा नेगेटिव 9.6 इंटू 10 टू द पावर 3 कूलॉम, ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब समझ में आया होगा। आई जब निकालोगे तो आई इज इक्वल्स टू Q/T, चलो कैपिटल Q/T, ठीक है। तो क्या है, पर सेकंड की बात हो रही है, देखो गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकंड, मतलब टाइम क्या हुआ एक सेकंड, ठीक है। तो ये आएगा -9.6 इंटू 10 टू द पावर 3/1 हो जाएगा, तो वो 9, यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ और याद रखो, यहाँ पे ना आपका करंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो वो कभी ऐसा नहीं है, वो बस करंट की डायरेक्शन को दिखा रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे थे या फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को इन्होंने दिखाया है, तो करंट की जो भी डायरेक्शन ये बता रहे हैं उसकी अपोजिट होगी है, जो भी तुमने एज्यूम करी होगी क्वेश्चन में उसकी बस डायरेक्शन बता रहे हैं कि अपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, अब हम करंट डेंसिटी निकालते हैं इसकी। करंट डेंसिटी क्या होगा, J इज इक्वल्स टू I/A। आई की वैल्यू क्या आई है आपकी 9.6 इंटू 10 टू द पावर 3 बाय, अब आपका एपरेचर क्या है 1.0 mm², ठीक है। इसको मीटर में चेंज करेंगे आ जाएगा 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो फाइनल आपका आंसर आएगा 9.6 इंटू सी बच्चों यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई, यहाँ पे आएगा -3, सॉरी बच्चों, यहाँ पे -3 आएगा, -19 था ना, ये -3 रहेगा। तो आपका आंसर आएगा 9.6 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर ओवर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सबको ये बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे ना तो पॉजिटिव भी लिख सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें सबका तो ये चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ आई हों। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सब अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सारे सेशंस देखेंगे, बहुत अच्छे से आपका 12th क्लास प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय।